Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study a very beautiful novel. Yes, आपने ठीक सुना, हम नॉवल पढ़ने जा रहे हैं और नॉवल का नाम है अमेरिकन ब्रैट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि ब्रैट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये नॉवल जो है बपसी सिद्धवा का मोस्ट ब्यूटीफुल नॉवल है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टोरी को एंजॉय करें, नॉवल की तरफ बढ़ें, हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें राइटर के बारे में। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना बेटे, तो राइटर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको वो लाजमी लिखना होता है, या आपको वैसे भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि राइटर का बेसिकली क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं या किन चीज़ों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर नॉवल की थीम्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, सो जो बपसी सिद्धवा है ना, नॉर्मली इनको सिद्धवा कहते हैं। सो शी वॉज़ बॉर्न इन अ पारसी फैमिली, तो ये ख़ुद भी पारसी फैमिली से हैं, ज़ोरास्ट्रियन फैमिली से। तो आप देखेंगे कि जितने भी इनके नॉवेल्स हैं उनमें ये पारसी की इश्यूज़ को, पारसियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पारसी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी एक मिनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है, मिनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं विद इन द कंट्री, और जब वो बाहर इमिग्रेशन करके जाते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली व्हेन दे मूव टू USA। ठीक है, तो वो जो उनका कल्चरल क्लैश एक निकलता है, उन चीज़ों के बारे में लाइक ये लिखती हैं। इनके बाकी जो वर्क्स हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। इनमें से एक नावल है 1991 में इन्होंने लिखा था, आइस कैंडी मैन। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नावल है। उसके बाद एक इनका नावल है वाटर, पानी, वाटर। ठीक है, उसके बाद शी इज़ ब्लेस्ड टू रिसीव सितारा इम्तियाज़, इनको स्टार ऑफ एक्सीलेंस मिला था, दैट इज़ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इनको ये भी 1991 के अंदर ही मिला। ठीक है, देन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, सो शी वॉज़ बॉर्न इन 1938। ठीक है, और बेसिकली शी इज़ फ्राम ब्रिटिश इंडिया, लाइक बम्बई से हैं। अगर थोड़े बहुत और भी इनके वर्क्स को आपको मेंशन करना हो कहीं पे तो आप कर सकते हैं। एक इनका नावल है द क्रो ईटर्स, and the second one is The Bride, third is Cracking India, fourth is American Brat, basically this is an American Brat. Next, Bapsi Sidhwa, Omnibus, Water, a novel, जंगल वाला साहेब, Their Language of Love, ये सारे इनके नोटेबल वर्क्स हैं। Now coming towards an American Brat, ब्रैट का मतलब होता है स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम है फ़िरोज़ा। ठीक है, और उनकी मदर का नाम है ज़रीन एंड उनके फादर का नाम है साइरस। ठीक है, ज़रीन एंड साइरस आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर ओनली गर्ल इज़ फ़िरोज़ा। अब फ़िरोज़ा जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो उसके करैक्टर की हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे का पूरा नावल जो है वो फ़िरोज़ा के ऊपर रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब फ़िरोज़ा जो है वो 3 साल USA में रही है, और जो चेंजेस उसने अपनी लाइफ में, अपनी सर्कमस्टांसेस में, अपने मूड में, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक पूरा शिफ्ट उसकी लाइफ में आया, वो हम जो है इस नावल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ब्रैट मीन्स स्पॉइल्ड चाइल्ड। अमेरिकन ब्रैट वो बच्चा जो अमेरिका जाके स्पॉइल हो गया हो। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गई है कि हम फ़िरोज़ा की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जाके स्पॉइल हुई है। सो सिद्धवा बिगिंस हर नावल इन लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, 2 सेटिंग्स रखी गई हैं इस नावल की, एक लाहौर में और एक USA के अंदर। फ़िरोज़ा गिनवाला, वैसे इसको नॉर्मली जिनवाला भी बोलते हैं, बट आई डोंट लाइक दैट वर्ड। फ़िरोज़ा गिनवाला 16 years old Parsi girl is mortified by the sight of her mother appearing at her school with her arms uncovered। वो आधे बाजुओं वाला लिबास पहनती है उसकी अम्मी, और ये चीज़ फ़िरोज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जो इसकी मदर है ज़रीन गिनवाला, जिसका पूरा नाम है, वो तकरीबन 40 साल समथिंग की है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक आउटस्पोकन है और वो एक मॉडर्न वेमेन है, बिकॉज़ वो पारसी फैमिली से बिलोंग करती है। और जो यहाँ पे पारसीज़ हैं ना, दे अ काइंड ऑफ स्मॉल सेक्ट इन पाकिस्तान, या मिनॉरिटी ग्रुप है पाकिस्तान में। दे टेक ग्रेट प्राइड इन देयर लिबरल वैल्यूज़, बिजनेस एक्यूमेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये सारी ट्रेड्स बताई गई हैं जो कि पारसी फैमिली के अंदर मौजूद हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, वो मतलब इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनकी औलाद या वो ख़ुद कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बन जाएं। ठीक है, और वो बच्चों की एजुकेशन पे बहुत तवज्जो देते हैं। अब यहाँ पे राइटर हमें बता दिया है कि ये 1978 के राउंड अबाउट जो है ना वो टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, इनकी जो सेटिंग रखी गई है टाइम की। सो इट्स 1978 इन पाकिस्तान एंड 16 years old फ़िरोज़ा गिनवाला, द हीरोइन ऑफ द नॉवल, एन अमेरिकन ब्रैट, इज़ बिगनिंग टू वरी
हर relatively liberal upper middle class पारसी पेरेंट्स। अब असल में ना फ़िरोज़ा का प्रॉब्लम क्या है? फ़िरोज़ा हमेशा चार दीवारी के अंदर रही है। उसको मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। पारसी मज़हब के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और उसको कंज़र्वेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि शी यूज़ टू लिव इन द कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी। उसकी उम्र 16 साल है, ठीक है। और ये जो टाइटल है ऑब्वियसली इसके साथ इसलिए लिंक किया गया है ना, तो वो जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आउटिंग पे जाती है, ना उनके साथ पार्टीज़ पे जाती है। बिकॉज़ अभी आपने ज़रीन किनवाला का देखा है कि किस तरह से वो एक लिबरल वेमेन है एंड शी इज़ सो मच मॉडर्न एंड शी वांट्स हर किड कि वो भी इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो, बट समहाउ वो ऐसी नहीं है। फ़िरोज़ा ऐसी नहीं है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट की है और आप उसको कह सकते हो कि वो फंडामेंटलिस्ट एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो इवन फुल स्लीव्स पहनती है, जबकि उसकी जो मदर हैं वो हाफ़ स्लीव्स पहनती हैं और कभी स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं। तो वो अपनी माँ को मना करती है कि इस तरह के कपड़े ना पहना करो, और इंस्टेड ऑफ लिविंग विद हर मदर शी लव्स टू लिव विद हर ग्रैनी, जो कि बूढ़ी उनकी दादी अम्मा है, एंड शी लिव्स विद हर ऑन एंड ओल्ड कस्टम्स एंड वैल्यूज़। तो वो अपनी दादी के साथ उन पुरानी रवायात के साथ रहना पसंद करती है। तो फ़िरोज़ा की इन हरकतों को लेके ना उसकी अम्मी और उसके अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि ये थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए। बिकॉज़ अगर फ़िरोज़ा की बात करें ना तो वो बहुत ज़्यादा टिमिड है, शाय है, इंट्रोवर्ट सी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और बड़ा कन्फाइन किस्म का उसका जो है ना लाइफ़स्टाइल है, बट उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मॉडर्न हो। तो इस वजह से ना वो उसको बाहर भेजना चाहते हैं अमेरिका में। अपने एक फ़िरोज़ा के एक अंकल हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनका नाम है अंकल मैनिक। तो अंकल मैनिक जो है वो MIT जो उनके वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ के स्टूडेंट भी हैं। तो वो फ़िरोज़ा को वहाँ पे भेजना चाहते हैं ताकि जो है ना वो फ़िरोज़ा का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, उसकी जो ये रिलीजियस फंडामेंटलिज़म है ये कम अज़ कम ख़त्म हो और वो थोड़ी मॉडर्न हो जाए और ये ओल्ड फैशनिज़म जो उसके अंदर है ना वो निकल जाए। अब इसी परेशानी में ज़रीन उसको बाहर भेज देती है, ठीक है। लेकिन जब वो उसको गुड बाय बोल रही होती है तो उसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और मैं जिस पर्पज़ के लिए अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ क्या वो मकसद फुलफ़िल होगा या नहीं होगा, क्या इसका आउटलुक ब्रेक होगा या नहीं होगा, क्या इसका आउटलुक ब्रॉडन होगा या नहीं होगा। बिकॉज़ वो इन सब चीज़ों को ना जो भी फ़िरोज़ा फॉलो करती है उनको रबिश कह के बुलाते हैं। बिकॉज़ वो कहते हैं कि तुम ये रबिश सब छोड़ो, इस रबिश से निकलो, आज़ाद हो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एंड इन बिटवीन आवर डिस्कशन यू हैव टू नोटिस कि हम इन थीम्स को फॉलो करेंगे। हम पॉलिटिक्स को देखेंगे, किस तरह से जो पारसीज़ फैमिली यहाँ पे जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं तो वो किस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करवाते हैं खुद को, और सोशल एंड पोलिटिकल क्योस क्या था कंट्री के अंदर 1978 की अगर वो बात कर रही है, ठीक है। और इमिग्रेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन दे विज़िट टू एनी अदर कंट्री फॉर देयर बेटर लाइफ। उसके बाद यहाँ पे फेमिनिज़म को किस तरह से जो है वो प्रेजेंट किया गया है वो हम चेक करेंगे। कल्चरल क्लैश देखेंगे, ठीक है, क्रॉस कल्चरल जो एक कन्फ्यूजन होती है, क्योस होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दैन द थीम ऑफ आइसोलेशनिज़म एंड एलियनेशन का जो थीम इसमें इम्बेड किया गया है वो किस तरह से किया गया, ठीक है। और रिलीजन से अवेयरनेस किस तरह से शो करवाई गई है कि कौन मज़हब से दूर है, कौन मज़हब से करीब है, और किन किन मज़ाहिब के अंदर डिस्कस किया गया है। और फिर जो हमारे करैक्टर्स का और स्पेशली हमारी प्रोटैगनिस्ट का जो एक टेंड है टुवर्ड्स मॉडर्निज़म, ठीक है, उनका क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड क्रॉस कल्चरल क्लैशेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबव ऑल इज़ लिमिट्स ऑफ फ्रीडम। ये हम कुछ थीम्स हैं जो आपने नोटिस करते जाना है स्टोरी के अंदर। देन एट द एंड हम इन्हीं पिक्चर्स को दोबारा देख के एनालाइज करेंगे कि कोई थीम रह तो नहीं है, ठीक है। बट बिफोर दैट वी मस्ट लिसन बापसी सिद्धवास व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स। भुट्टो साहब, कौन सा ऐसा पीरियड है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ? जब पहले पहले भुट्टो साहब आए और उन्होंने कहा कि सारे मजहब एक रहेंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, और औरतों को बिल्कुल आज़ादी, जो दिल करेगा, वो उन्होंने बहुत बहुत हम बहुत खुश हो गए थे सारे लोग। और फिर उनके ऊपर आर्मी और आई थिंक मुल्लाओं का असर हो गया तो उनको भी चेंज होना पड़ा, और फिर तो बेचारे का बुरा हाल हो गया था। तो अब हम यहाँ पे साथ साथ स्टोरी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ करैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ़िरोज़ा के करैक्टर है जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, एंड शी इज़ सो मच
टिमिड और बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एक शाय और टिमिड और सेंसिटिव गर्ल जो है वो एक बोल्ड और एक मॉडर्न गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बेसिकली बात स्टार्ट होती है 1970s में, जब ज़िया-उल हक ने अपने इस्लामिक फंडामेंटल्स पेश किए, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी अपनी उसने दी। तो ऑब्वियसली अभी आपने जो है वो इनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कन्फेस किया कि वो औरतों के हकूक़ के साथ थी, यानी कि औरतों की लिबर्टी के बारे में उन्होंने जो है ना वो बात करना और बात सुनना ज़्यादा पसंद करती थी। तो बिल्कुल इसी तरह जब ज़िया-उल हक के दौर में भी इस्लामिक फंडामेंटलिज़म निकला तो उन्होंने तो खैर कंजर्वेटिविज़म की पॉलिसी अपनाई ना, भुट्टो के अगेंस्ट। जिस तरह उन्होंने कहा कि बाद में आर्मी आ गई, ठीक है, आर्मी का रूल हो गया, तो भुट्टो की जो बहुत ही मॉडर्न किस्म की आइडियोलॉजीज़ थी वो दब गई और कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग जो है वो ऊपर आ गए। अब जो हमारी यहाँ पे हीरोइन है ना फ़िरोज़ा, वो बेसिकली कंजर्वेटिव माइंडसेट को पसंद करती है, यानी कि वो ज़िया-उल हक की तारीफ़ करती है, उसके काम उसको बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपने घर में उनकी खिदमत को सराहती है, लेकिन इसके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो है वो पारसी फंडामेंटलिज़म भी आपके सामने आ रहा है, बिकॉज़ वो लाइक नहीं करते इस्लाम को और इस्लामिक इस तरह उनकी बेटी जो है वो तारीफ़ करती है इस्लामिक फंडामेंटलिज़म की। तो यहाँ पे पारसी फंडामेंटलिज़म भी आपको सामने मिलेगी। उसके बाद जब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से फ़िरोज़ा जो है वो डेविड प्रेस के साथ इन्वॉल्व हो गई इन लव अफेयर। तो डेविड जो कि एक ज्यू था, ठीक है, तो उसकी फैमिली जब इनके रिश्ते के लिए नहीं मानती तो वहाँ पे हमें ज्यूज़ फंडामेंटलिज़म भी नज़र आता है, यानी कि तीनों किस्म के फंडामेंटलिज़म, ज्यूज़ फंडामेंटलिज़म, पारसी फंडामेंटलिज़म एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज़म हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अब फ़िरोज़ा के माइंड से ये सब चीज़ें निकालने के लिए, उसको एक मॉडर्न लड़की बनाने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो फ़िरोज़ा को उसके एक अंकल मैनक के पास जो है वो अमेरिका में भेज देंगे, और वो भेज भी देते हैं, ठीक है। तो जब फ़िरोज़ा वहाँ पे चली जाती है, वो 3 साल तकरीबन वहाँ पे गुजारती है, और 3 सालों में इसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पे वो एक लड़के से प्यार करने लगती है जो कि ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि एक ज्यू होता है। उसका नाम है डेविड प्रेस। अब डेविड प्रेस भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एंड दे बोथ वांटेड टू मैरी। डेविड प्रेस भी अपनी फैमिली से बात करता है, बट उसकी फैमिली नहीं मानती, बिकॉज़ वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी जो है माइनॉरिटी के अंदर हैं ज्यूज़, तो हम जो है तुम्हारी शादी आउट ऑफ फैमिली नहीं करेंगे। और इसी तरह जब लेटर लिखती है फ़िरोज़ा अपनी फैमिली को, यानी कि ज़रीन को और साइरस को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और ये बात उनके जहनों पे, उनके फैमिलीज़ पे ना पहाड़ बन के टूटती है, बिकॉज़ वो कहते हैं कि पारसी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, ठीक है, ओवरऑल पारसीज़। अब ये तो ये था ना कि ये फैमिली ही थोड़ी सी मॉडर्न थी, ओवरऑल पारसीज़ बड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, और वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम होता है कि फ़िरोज़ा उनके लिए एक जो है ना वो शेमफुल जो है ना शेमफुलनेस वो फील करवाती है इनको, ठीक है। अब ज़रीन ये प्लान करती है कि वो अमेरिका जाएगी और अपनी बेटी का लाइफस्टाइल देखेगी, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाती है और अपनी बेटी का लाइफस्टाइल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल होता है उसके लिए। इवन इसकी एक फ्रेंड होती है फ़िरोज़ा की, उसका नाम होता है जो, वो एक लेस्बियन गर्ल होती है। अब जो, फ़िरोज़ा एंड इसका जो बॉयफ्रेंड है डेविड, वो सारे एक ही रूम में रह रहे होते हैं। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एस्टोनिशिंग फॉर ज़रीन। पहुंचती है, यानी कि जो हमारी सेकंड सेटिंग है नॉवल की, हॉस्टल में पहुंचती है। सो शी हैड डिस्कवर्ड हर डॉटर्स लाइफस्टाइल विच वाज टोटली अपोजिट फ्रॉम हर इमेजिनेशंस। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो फ़िरोज़ा है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो सकती है और इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो सकती है कि वो एक लेस्बियन के साथ रह रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब दे आर लिविंग इन द सेम रूम। तो ये चीज़ उसके लिए बड़ी ज़्यादा जो है ना खौफनाक साबित होती है। वो कहती है कि ये तो मेरे हाथों से निकल गई है और ये बहुत आगे ही चली गई है, इतना तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो अब वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो भी उसके साथ रहती है, तो ये चीज़ उसको ज़्यादा जो है ना वो परेशान करती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि डेविड जो है ना वो इसको बाहर लेके जाता है ज़रीन को, और वहाँ पे उसको जीन्स लेके देता है, उसको शॉपिंग करवाता है। तो वो फील करती है कि वो भी उस कल्चर को पसंद करने लग गई है, जहाँ पे इतनी लिबर्टी है, तो वो भी उस चीज़ में घुल मिल रही है और उसमें जो ना ढल रही है। तो ये वो टाइम होता है, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जब वो रियलाइज़ करती है कि क्यों फ़िरोज़ा इतनी बदल गई है और क्यों जो है वो उसे भी ये सब इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है कि वो भी वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन इतने में क्या होता है कि ग्रैनी की कॉल आती है, साइरस की कॉल आती है, एंड दे रिकॉल हर कि तुम किस मकसद के लिए गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ का क्लैश भी देखते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा पेरेंट्स का और उनकी चिल्ड्रन का, यानी कि जो क्लैश था, ठीक है, और फिर हमने देखा थोड़ा रिलीजियस क्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक क्या करती है कि वो कहती है नहीं मुझे वापस तो जाना ही जाना है, ठीक है, और मुझे फ़िरोज़ा को भी वापस लेके जाना है।
लेकिन फ़िरोज़ा बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है अपने पेरेंट्स को कि वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाएं। अल्टीमेटली वो राज़ी तो हो जाते हैं, लेकिन कोई भी दिल से राज़ी नहीं होता, और इवन अभी तक डेविड की फैमिली ने कंप्लीट इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता। तो जैसे ही उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है, तो वो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम ऑफ रियलाइजेशन फॉर फ़िरोज़ा, कि वो फ़ील करती है कि उसको घुटन फ़ील होती है डेविड की फैमिली से, उनके कल्चर से, उनके रस्म और रवाज से। तो वो डेविड को उनका इनकार कर देती है, और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली उनका जो भी एक टाइम ऑफ रियलाइजेशन था, वो शादी रुक जाती है, और वो कहती है कि अगर मुझे से शादी करनी है तो आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माई रिलीजन, आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माई सिविलाइजेशन, आई हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम माई फेथ। तो इन सब चीज़ों को मैं स्टेप आउट करके डेविड के साथ शादी नहीं करना चाहती, जिसके सिविलाइजेशन में, रिलीजन में, फेथ में, कल्चर में और उनके रस्म रवाज में मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। तो ये उसका एक वो एक रियलाइजेशन थी कि उसने ख़ुद को पहचाना, क्योंकि इससे पहले वो काइंड ऑफ आइसोलेशन में थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और मुझे करना क्या है फ़र्दर, सही है। और पारसी जो बेटियां हैं उनको अलाउ नहीं था ख़ानदान से बाहर शादी करना। उनके लड़के जो है वो किसी भी नॉन पारसी से तो शादी कर सकते थे, लेकिन लड़कियां नॉन पारसी मेल से शादी नहीं कर सकती थी। तो जैसा आपको पता है कि डेविड एक जीव था, वो नॉन पारसी था। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं फ़िरोज़ा के माइंड में भी, कि क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो एक जेंडर इनइक्वलिटी है हमारे रिलीजन में, ठीक है। औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उनको जो है वो हर चीज़ से अवे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई रिलीजन नामी चीज़ है, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिज़म दिखाई जाती है। तो बेसिकली फ़िरोज़ा ही वो लड़की है जिसने पारसी फंडामेंटलिज़म को भी एक्सप्रेस किया, ठीक है। और डेविड की वजह से हमें ज्यूज़ फंडामेंटलिज़म पता चला कि वो भी नहीं चाहते कि उनका जो बेटा है वो किसी नॉन ज्यूइश लड़की से शादी करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन फिर से वही थीम आता है कि किस तरह पेरेंट्स और सोसाइटी की ज़िद की वजह से दो लवर्स जो हैं आपस में नहीं मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये नावल जो है वो एक लॉस ऑफ फ्रीडम के बारे में भी है, जो कि एक इमिग्रेंट को फ़ील करना पड़ता है जब वो किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेशन करके या इमिग्रेशन करके जाते हैं फॉर देयर बेटर लिविंग, ठीक है। तो अब फ़िरोज़ा को लगने लगता है कि उसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, बिकॉज़ वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सोसाइटी की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल क्लैश की वजह से वो अपने लवर से नहीं मीटअप कर पाई, तब उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ डार्कनेस है। यहाँ पे आपको लिमिट्स ऑफ फ्रीडम का थीम जो है ना वो बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा कि किस तरह से देखें आप, वो बाहर भी रह रही है, 3 साल वो घर वालों की नज़र से बाहर रही है, बहुत ज़्यादा आज़ाद भी रही है, पर उसे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ का डिसीजन कर सके। जैसे वो किसी दलदल में फंसी हुई हो, वो समझ रही है कि वो बहुत आगे जा रही है, बट वो एक स्टेप बैक कर रही है, सही है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस कल्चरल क्लैश, जो कि बपसी सिद्धवा का एक फेवरेट थीम है, फेवरेट टॉपिक है, वहाँ पर आपको एक प्रोमिनेंट नज़र आएगा। अब ज़िया-उल हक की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी टू द माइंडसेट ऑफ लिबरल पर्सन। कुछ लोगों के लिए वो बहुत नेगेटिव थी एक चीज़, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। पॉलिटिकल जो चेंज आया था कंट्री में, उसने भी लोगों के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। जिस तरह से फ़िरोज़ा जैसी बहुत सारी लड़कियाँ ना सिर्फ मिनॉरिटी ग्रुप से बल्कि मेजॉरिटी ग्रुप से भी कुछ आइसोलेशन फ़ील करती हैं, कुछ जो है उस चीज़ को लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शनल नावल, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग नावल्स ऑफ बपसी सिद्धवा। और बपसी सिद्धवा की अगर बात की जाए तो शी इज़ द ऑथर ऑफ 3 to 4 इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ फिक्शन। कॉन्टीन्यूसली उसने रेफ़र किया है एज बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट। शी एक्सप्लेन्स इन डिटेल्स द अमेरिकन कल्चर, क्रॉस कल्चरल क्लैशेज, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड द प्रॉब्लम्स दैट इमिग्रेंट फेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि किस तरह से एक शी जस्ट यूजेस द फॉर्म ऑफ रीअश्योरिंग द डिस्कम्फर्ट, कि पारसी कम्युनिटी बहुत लंबे अरसे से अमेरिका में रहते आए हैं, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को उस कल्चर में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अडैप्ट नहीं कर पाते, उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हेजिटेट करते हैं स्टिल। जैसे साइरस है या ज़रीन है, अब ऑब्वियसली वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जाते हैं अमेरिका में तो वो स्पेशली ज़रीन जब वो अमेरिका में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका दिल तो करता है कि मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है, उसका माइंड मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है अमेरिकन वैल्यूज़ को, बिकॉज उसको लव कर रही होती है। बट अगेन जो हर इनर सेल्फ है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा होता इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, बिकॉज उसमें एक ईस्टर्न कल्चर का टच भी है। सो शी इज़ डिवाइड, वो एक डिवाइड हो चुकी है दोनों बाउंड्रीज़ के दरमियान, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फ्रीडम के अंदर भी लिमिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ज़रीन अमेरिका पहुंचती है
तो वो पहले जो है ना वो फ़िरोज़ा को देखती है कि वो काफ़ी टैन हो चुकी है, उसकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो उसको ये भी कहती है कि अपनी स्किन का ख्याल रखा करो, या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब फ़िरोज़ा के अलावा ज़रीन भी अमेरिका के चार्म्स का शिकार हो जाती है, उसमें ही खो जाती है। वो जब शॉपिंग करती है वो वापस नहीं आना चाहती, जैसे किसी कैप्टिव सील को एक ओशन में छोड़ दिया जाए ना, तो इस तरह उसकी सिचुएशन होती है। सो मिशन तो उसका कंप्लीट हो जाता है अमेरिका जाने का, लेकिन शादी नहीं हो पाती, बिकॉज मिशन उसका होता है शादी को रुकवाना। शादी रुक जाती है एंड यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है।